आदरणीय प्रोफेसर, तपाईँ सही मुद्दामा आउनुभयो। अहिले त यो बायोल्याटरल भन्दा नि मल्टिल्याटरल सम्बन्धहरूको विकास भइरहेको अवस्था छ। भारतको विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तपाईँको प्रधानमन्त्रीज्यूको तेस्रो कार्यकालमा पनि उहाँ विश्व स्तरकै एउटा गण्यमान्यकै नेताको रूपमा चिनिनु भएको अवस्था छ। अब हेर्नुहोस् त, पहिला चाहिँ नेपालको संविधान 2072 जारी हुनुभन्दा अगाडि अमेरिकाले भारतको आँखाबाट नेपाललाई हेर्थ्यो, भारतको आँखाबाट। र तपाईँले एउटा अन्तर्वार्ता भन्नुहोस्, 2008 अगाडि त चीनलाई बोलाउनु पर्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले। अहिले त चीनले अफ्रिका लगायत साउथ अमेरिकासम्म प्रभाव बनाएर त $60 अरब त भेनेजुएलामा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुनाले नै ट्रम्पको आँखाको तारो बन्यो चीनको लगानी। र यस्तो परिस्थितिमा तपाईहरू पनि चीन र भारतले पनि जुन अहिले कतिपय मुद्दाहरू तपाईहरुको पनि मिलेको देखिन्छ, कतिपय मुद्दाहरू भारत र अमेरिकाको पनि मुद्दा मिलेको देखिन्छ, कतिपय मुद्दाहरू तपाईको अस्ट्रेलिया लगायत अन्य मुलुकहरुसँग भारतको मुद्दा मिलेको छ। अबको यो संसारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ अब यो मल्टिल्याटरलमै जानुपर्छ, मुद्दा बेसीसम्मै हुनुपर्छ भन्ने यहाँको मूल्यांकन हो? नहीं, देखिए माधव जी, इसमें ये है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जैसे अमेरिका देखता है, एमसीसी आता है तो चीन उसका ऑब्जेक्शन करता है। वजह ये है कि लोग ये देखते हैं कि आर्थिक लगानी के साथ साथ और इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन लोगों का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस भी आएगा संभवतः। तो उस संभावना को रोकने के लिए वो लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं। चीन ने आज से लगानी शुरू नहीं की है। आपको त्रिशूल याद है ना, चीनियों का बना हुआ है, पावर हुई है ना। अब वो कहते हैं कि ये पावर त्रिशूली का भारत कह रहा है हम नहीं खरीदेंगे, या जो चीन ने लगानी लगाई है उसको हम नहीं लेंगे। ना लें, आप उसको नेपाल में इस्तेमाल कीजिए ना, झगड़ा क्या है उसमें? उसको क्यों नहीं कर रहे हैं आप अपनी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं बढ़ाते हैं? नई टेक्नोलॉजी लाके उसको क्यों नहीं बढ़ाते हैं? त्रिशूली तो बहुत पुराना है ना, राजाओं के वक्त का है। तो ये करना चाहिए, जो आपको लगानी दे, जिससे देश का भला होता है वो आप करिए। आदरणीय प्रोफेसर, तपाईले एउटा अन्तर्वार्तामा नेपालको जलस्रोतको विषयमा जहिले पनि तपाईले बोल्नुहुन्छ। 10,000 मेगावाट त भारतलाई नै दिनुपर्छ भनेर पनि तपाईले लबिङ पनि गरिरहेको नेपालको विकासको लागि तपाईले लबिङ जहिले पनि गर्नुभएको छ। तपाईले ट्र्याक टु डिप्लोमेसीको तपाई माहिरै मानिनुहुन्छ। अब हेर्नुस् त, तपाईले एमसीसी कुरा ल्याउनु भयो, यो त प्रसारण लाइन बन्नको लागि ठीक छ एमसीसी, तर 2021 मा एसपीपी मा अमेरिकन एम्बेसीको वेबसाइटमा 90 वटा देशको 85 वटा ठाउँमा उनीहरूको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम छ र सबैमा खाली दैवी प्रकोप व्यवस्थापन अथवा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्ने। तर नेपालमा चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप र दैवी प्रकोपको तालिम मात्र र हिमाली क्षेत्रमा पनि नेपाली सेनालाई तालिम दिने भनेर पनि उल्लेख गरेको पाइयो। एमसीसी त पास भइसक्यो, अब एसपीपी पनि यो नयाँ सरकारले चाँडै नै पास गर्छ र नेपाल अहिले अलिकति पाकिस्तानीकरणतर्फ गइरहेको छ भनेर पनि विभिन्न 101 बुद्धिजीवीहरूले टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताहरू दिइरहेको अवस्था छ। आदरणीय प्रोफेसर सर, अब एसएसपी को कुरा आइदियो भने चीनलाई घेर्न त अमेरिका आउने होला, भारत चुप्प लागेर बस्ने स्थिति छ के छ यसमा तपाईको मूल्यांकन? नहीं, भारत इसको पसंद नहीं करता है। आपको याद नहीं है, जब माओवादी आंदोलन चल रहा था उस वक्त हम लोग सबको मदद कर रहे थे कि बातचीत से इसका हल निकले। उस वक्त अमेरिकनों ने 500 या 1,500 बेल्जियन गन्स मंगाई थी, जो हिंदुस्तान ने कुछ दिन रोके रखी। G36, हाँ, वो इसलिए मंगाई थी, आप फौज में रहे, आपको ज्यादा पता है उसके बारे में, इसलिए मंगाई थी कि वो राजा को दे ताकि वो लोगों को मारे। राजा ने आके अपनी फौज को 45,000 से 1 लाख कर दिया। वो 1 लाख अभी भी है, माओवादी तो चले गए। तो अमेरिका का ये मानना है कि उनका अपना प्रभाव सब जगह रहना चाहिए और चीनियों को ये करना है वो करना है जो उनकी मर्जी है। चीन भी उसमें कम नहीं है। आप कह रहे हैं ना अमेरिका बढ़ा रहा है, चीन हिमालयन नेटवर्क बना रहा है, उसमें वो नेपाल को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ मिला रहा है। आपने पाकिस्तान का नाम लिया ना, तो चीन भी उसमें मदद कर रहा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। तो अमेरिकनों को परेशानी होती है और भारत में भी परेशानी होती है कि भाई ये क्या हो रहा है, तो वो आके फिर दबाव डालते हैं, आपकी सरकार पर दबाव डालते हैं। भारत भी कहता है भाई ऐसा मत करो, अमेरिका भी कहता है ऐसा मत करो। अभी मैंने सुना कि जब गोर यहाँ गए थे
तो वो एवरेस्ट के बेस कैंप में ड्रोन उड़ाने लगे थे और उनको मना कर दिया गया कि आप ड्रोन मत ले जाइए। उन्होंने कहा आप चीनियों को तो अलाउ कर रहे हैं, चीनी तो उधर से ड्रोन उड़ाता है। तो ये प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमारी सभी सरकारों को, सिर्फ आपको नहीं, नेपाल, भारत भी एक प्रगतिशील देश है, अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है हम पूरी तरह से। हमको बहुत सावधानी रखनी है कि इस प्रतिस्पर्धा के अंदर हम अपने राष्ट्रीय हितों का नुकसान नहीं करें। आदरणीय प्रोफेसर सर, राष्ट्रिय हितको कुरा यहाँले गर्नुभयो। राष्ट्रिय हितको लागि त सरकार मात्र नभएर तपाईँ भारतको राष्ट्रिय हित सोच्ने एउटा आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म नेपालको राष्ट्रिय हित सोच्ने सही। एउटा सिपाही छु तपाईँको अगाडि। नेपाल र भारतको जुन सम्बन्धहरू तपाईँले भन्नुभयो, सबैभन्दा ठुलो भनेको सुरक्षा चासो। किनभने हाम्रो खुला सिमाना, हामीलाई पासपोर्ट पनि चाहिँदैन, भिसा पनि चाहिँदैन। म नै मेरो पासपोर्टको म्याच दिएर नागरिकता लिएर म आएको अवस्था छ भने हाम्रो त्यो किसिमको सम्बन्ध छ। र बेला बेला भएका कटुता, अविश्वासहरूलाई मेटाउनको लागि यो नयाँ सरकारसँग कस्तो किसिमको सुरक्षा चासो भारत सरकारले चाहन्छ? भारत सरकारले नेपालसँग सुरक्षा चासोलाई चाहिँ नेपालले पनि भारतको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ। आफ्नो भूमि कतिपय बेलामा विमान अपहरणदेखि लिएर विस्फोटक पदार्थहरू पनि भारतै आधा उडाउन सक्ने पनि नेपालमा समातिएको अवस्था थियो। टेररिस्ट भी आउँछन् भनेपछि यसलाई यो नयाँ सरकारलाई तपाईँ के कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भारतको सुरक्षा चासोको विषयमा? कि भाई आप अंतर्राष्ट्रीय आपने कहा ना, लगानी बाहर से बुलाइए, सब कुछ करिए, जो मर्जी कीजिए, ऐसा काम मत कीजिए जिसमें कि हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए। अब वो चाहे पाकिस्तान का मसला हो, चाहे चीन का मसला हो, चाहे अमेरिका का मसला हो। आप बहुत नेपालियों को ये पता नहीं है कि नेहरू की पहली विजिट जब नेपाल में हुई थी तो उसको काले झंडे दिखाए थे। वो काले झंडे दिखाने के लिए फाइनेंस किसने किया था उस वक्त? यूएसआई ने, यूएस इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था और भारत नॉन अलाइंड होकर उनके साथ नहीं लग रहा था। तो ये प्रतिस्पर्धाएं हैं और भारत इसके लिए बिल्कुल सतर्क है कि ना तो चीन ऐसा कोई काम करे जिससे हमारे राष्ट्र हित को नुकसान हो, और ना अमेरिका कोई ऐसा काम करे जिसमें हमारे हित को नुकसान हो। और उसमें हमारा सॉफ्ट बॉर्डर है, और जैसा आपने कहा, इसलिए कितना परेशानी हुई है जो एयर हाईजैकिंग हुआ था उसके बाद की सुरक्षा के लिए। अभी लगते हैं ना यहाँ पे जाके तीन बार चेकिंग होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आपकी सुरक्षा में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। पहले पनि त ल्याडर इंस्पेक्शन भइरहेछ नि एयरपोर्टमा, ल्याडरमा इंस्पेक्शन भइरहेछ नि। वही कह रहा है ना, वो उसी की वजह है। वो क्यों है कि हमें विश्वास नहीं एक दूसरे पे। गलत बात है ना, ये दोनों में एक दूसरे को विश्वास नहीं है। तो इस विश्वास को जारी रखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि भारत और नेपाल की सुरक्षा जुड़ी हुई है कहीं न कहीं, चाहे लोग माने चाहे नहीं माने। भूगोल ने ऐसा बना दिया है हम लोगों को। यसले एकदमै विश्वासिलो र आपसी हितको साथसाथै आत्मसम्मान पनि हुनुपर्छ दुईटै मुलुकको। यो आत्मसम्मान बढाउनको लागि चाहिँ अझ कसरी चाहिँ सम्बन्धको विकास गर्न सकिन्छ? भारतले नेपाललाई पुर्याइरहेका सहयोग, भूकम्प लगायत अन्य बेलामा पनि आर्थिक सहायता, निर्वाचनको बेला पनि यातायातका साधन लगायत दिइरहेको अवस्था छ। भारतले पहिलाको तुलनामा अलिकति सहयोग घटाएको अवस्था हो आदरणीय प्रोफेसर सर? नहीं, आर्थिक सहयोग तो आपकी आर्थिक सीमा पे निर्भर करता है। और 5 पड़ोसी हैं, हम कई बार भूटान को ज्यादा मदद देते हैं, अफगानिस्तान को ज्यादा मदद देते हैं, नेपाल को मदद देते हैं। आप जैसे ऊपर नीचे जब होता रहता है तो परेशानी होती रहती है, लेकिन ये आर्थिक संबंधों से उसका सीधा मतलब नहीं है। उसका सीधा मतलब ये है कि आप, अब ओली जी ने, जब ये लिम्पिया दौरा का सवाल है, लिम्पिया दौरा का सवाल तो पिछले 150 साल से चल रहा है ना। किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं डाला, ओली जी ने डाला। आदरणीय प्रोफेसरलाई मैले रोके, जस्तै मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमा बङ्गलादेशको बोर्डर डिस्प्युटहरू चाहिँ जमिन साटासाट गरेर पनि मिलाएको अवस्था थियो। र अब लिपुले कालापानी र लिम्पिया धुरामा जुन अहिले जसको जोत उसको पोत जस्तो भनी विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ। र हाम्रो पनि त झापाबाट बङ्गलादेशको जुन समुद्री चाहिँ सिमाना त 32 किलोमिटर छ क्यार।
अब त्यो र त्यो यसो साथ गर्न सकिँदैन होला प्रोफेसर सर? साथ साथ क्या मिला देंगे आप? नहीं, साटासाट भनेको त्यो नहीं, तो बोर्डरसम्म हम तो कह रहे हैं ना, समुद्रसम्म पुग्ने हामीलाई मार्ग दिने त्यो चाहिँ भनेर बुद्धिजीवीले भनेको, मैले होइन नहीं, प्रोफेसर सर। माधव जी, हमारा एग्रीमेंट है ना, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है कि आप बिजली बेचिए, ट्रांसमिशन लाइन कहाँ से जाएगी? चिकन नेक से जाएगी ना। आपके पास ऐसा सामान है जिसको बांग्लादेश खरीदना चाहता है, तो आप बताइए। गुजराल के वक्त में गुजराल ने कहा था कि इस रास्ते से ट्रेड होना चाहिए, नेपालियों ने कहा था ट्रेड होने दीजिए, तो हमारी ब्यूरोक्रेसी मना कर रही थी। गुजराल ने कहा नहीं, 6 महीने का टाइम देके देखते हैं। वो 6 महीने में उधर से ट्रेड तो हुआ ही नहीं आपका। तो आप पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट करते हैं। अगर इकोनॉमिकली आपके पास में ऐसा सामान है जो आप सीधा बांग्लादेश को भेजना चाहते हैं और उसमें कोई और लाभ लेप नहीं है, तो तीनों कंट्रीज मिलके तय करेंगे ना, जैसे बिजली का तय किया है। अगर बिजली बेची जा सकती है भारत के, सम्भावना छ, देख्नुहुन्छ तपाईँ? सम्भावना देख्नुहुन्छ? पॉसिबिलिटी है, लेकिन एश्योर करना पड़ेगा कि उसका अब्यूज नहीं होगा। आदरणीय प्रोफेसर सर, अब अलिकति भारतको छिमेकी देशहरूसँग भारतको सम्बन्धको बारेमा पनि तपाईँको अभिव्यक्तिहरू मैले सुनेको अवस्था छ। भारतसँग सिमाना जोडेको त 5 वटा कन्ट्री त मुस्लिम कन्ट्री नै छन्, 3 वटा चाहिँ 4 मुस्लिम कंट्री, 4 मुस्लिम कन्ट्री, 3 बुद्धिस्ट है, 3 बुद्धिस्ट र 1 हिन्दू भन्थ्यो। हिन्दू भनेर त हिन्दू अधिराज्य त रहेन हाम्रो पनि। अब अहिले त हिन्दूका मुद्दा पनि ल्याउने, सनातनी हिन्दू धर्म र राजतन्त्र फर्काउने पनि निकै अभियानमा ल्याएको छन्। र हाम्रो राप्रपाको नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनले त हाम्रो राजावादीको भोट पनि बालेन शाहलाई दियो र बालेन शाहले राजा ल्याइदिन्छन् भनेर चाहिँ अभिव्यक्ति दिएको अवस्था पनि छ। यो भारतको जुन छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा भुटान बाहेक अरू सबैले बिआरआई हो कार्यक्रम गरिरहेको अवस्था, भुटान चाहिँ अहिलेसम्म बिआरआईमा चाहिँ सम्झौता नगरेको अवस्था, र भारतको हिजो श्रीलङ्का, अस्ति भर्खर बङ्गलादेश, पाकिस्तान त अब त्यो सैनिकीकरण भएको मुलुक हो। अब यहाँहरूको त अब त्यो चाहिँ पाकिस्तानसँग त 1945-46 देखि नै कति लडाइँ के, बङ्गलादेश 71 मा छुट्याइयो। र त्यसले गर्दाखेरि यो भारत त एउटा रिजनल शक्ति नै हो, हाम्रो क्षेत्रीय शक्ति। र यो नजिकको छिमेकीहरूलाई माया मोह नगरेर कटुता किन बढाइरहेको? यसलाई तपाईँले यो मोदी सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ माया प्रेम बढाउनको लागि? सरकार को हम यही सुझाव देते हैं कि दूसरों की संवेदनशीलता पे आप मत जाइए, लेकिन और बहुत सारी गलतियां हैं भारत की नीति में जिसकी हम आलोचना भी करते हैं और कहते हैं कि इसको सुधारना चाहिए। इकोनॉमिकली भी हमको ज़्यादा मदद देनी चाहिए, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, जो मैंने कहा था। एंटी इंडियन नेशनलिज्म नेपाल में क्यों शुरू हो जाता है बताइए? पाकिस्तान में जब सिविल गवर्नमेंट आती है तो हमारे रिश्ते अच्छे रहते हैं, फौज उसको पीछे से चाबी लगाती रहती है। तो प्रॉब्लम सिर्फ एक इंडिया की तरफ से नहीं है। दूसरी एक और बात है, सबकी पहचान का सवाल है। नेपाल, भूटान भी चीन के साथ संबंध रखना चाहता है, बनाना चाहता है। हम लोग बीआरआई को क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें वो बीआरआई लगा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान और चीन का जो एग्रीमेंट था उसमें चीन ने लिख के दिया हुआ है कि ये इलाका को हम तब मानेंगे जब दोनों के भारत पाकिस्तान में कोई रिश्ता जो हो जाए। जैसे अब वो कह रहे हैं ना कि नेपाल और भारत में अगर लिम्पुआ द्वारा पे एग्रीमेंट होगा तो हम मान लेंगे उसको, उसके बिना नहीं मानेंगे। तो ये प्रॉब्लम अगर दूसरे देशों से आती है तो पहचान की प्रॉब्लम है। और मैं अंग्रेजी में एक सेंटेंस कहता हूँ कि एवरीबडी, हर पड़ोसी भारत से जुड़ना चाहता है, लेकिन कितना नजदीक जाना चाहिए ये बहुत बड़ा सवाल है। तो वो कह रहे हैं भारत, मोदी जी जाके कहते हैं गले मिलते हैं, हमारे पड़ोसी कहते हैं गले नहीं मिलिए हाथ मिलाइए, थोड़ा दूरी रखिए। तो दोनों तरफ से है ये बात, ऐसा नहीं है। सार्क में चीन को लाने में कौन सबसे आगे? नेपाल, फिर बांग्लादेश था उस वक्त में। तो ऐसे काम ऐसे बहुत होते हैं जिससे भारत की संवेदनशीलता को भी ठेस लगती है। आदरणीय प्रोफेसर सर, जुन किसिमले तपाईँ एउटा भूराजनीति र विशेष गरी सुरक्षा र जुन यो झन् नेपाल र भारत लगायत यो क्षेत्रीय सुरक्षाको विषयमा त अब कोलम्बो श्रीलङ्कामा तपाईँले नै स्थापना गर्नुभएको जुन रिजनल स्ट्राटेजी, जुन त्यसमा त तपाईँ फाउन्डर चाहिँ मेम्बरै हुनुहुन्थ्यो
एक्जिक्युटिभ मेम्बरै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा सायद हाम्रो प्रोफेसर श्रीधर खत्री पनि पछि आउनु भएको थियो। मेरो उहाँ चाहिँ दाइ पर्नुहुन्छ नातामा, र उहाँसँग पनि विषयवस्तुहरूमा मैले हजुरलाई भेट्न जाँदैछु भनेर मैले कुरा पनि गरेको थिएँ। र यो जुन नेपाली सेनाको 263 वर्षको इतिहास, तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको कुराहरू पनि तपाईँ नेपालको विषयमा मैले तपाईँलाई केही बताइरहनु पर्दैन। र जुन किसिमले हाम्रो नेपाली सेना र भारतीय सेनाको सम्बन्ध, एक आपसको मानर्थ प्रधान सेनापति पनि हुने प्रचलन पनि छ। र नेपाली सेना चाहिँ विशेष गरेर अब शान्ति स्थापना त अहिले सबैभन्दा ठुलो ट्रुप्स कन्ट्रिब्युटर करिब 6000 भन्दा माथि। विगतमा बङ्गलादेशमा पनि सबैभन्दा बढी हुँदाखेरि 2007 को निर्वाचनको घटनाक्रमलाई युरोपियन युनियन र अमेरिकनहरूले त्यहाँको प्रधान सेनापतिलाई पुनर्निर्वाचन गरा भनेर थ्रेड दिएर त्यसपछि फेरि जुन किसिमको राजनीतिक परिवर्तन 15 वर्ष शासन गरेर अहिले त भारतमै निर्वासित जीवन बिताइरहनु भएको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू। अब यो नेपाली सेना चाहिँ अलिकति अमेरिकी सेनाहरूसँग बढी सहकारी, विभिन्न तालिमहरू पनि हुने, र विशेष गरेर त्यतिखेर पनि सेना फर्काइदिन्छु भनेर बङ्गलादेशलाई दबावमा राख्न खोजेको अहिले पनि नेपाली सेनालाई दबावमा राखिरहेको छ। किन संयुक्त राष्ट्रको 28% त अमेरिका र बाँकी अर्को 30% चाहिँ कोरिया, जापान लगायत युरोपियन युनियनले दिइरहेको अवस्था छ। तपाईले चाहिँ यो जुन नेपाली सेना र भारतीय सेनाको सम्बन्ध र यसले पार्ने भविष्यमा अमेरिकी सेनासँग नजिकले पार्ने भारत र नेपालको सम्बन्धमा के कस्तो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? त्यो राम्रो छैन। फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, भारत के दृष्टिकोण से नेपाल को अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। और जो से मैंने कहा कि आर्मी को वो गन्स भेज रहे थे, तब भी हमने मना किया था। अब खंपा रिवॉल्यूशन चला था चीन के खिलाफ, उसमें भी हम शामिल नहीं थे। हम नहीं चाहते हैं कि आपकी फौज किसी और देश के प्रभाव में काम करे। होइन, बुद्धिजीवीहरूले भनेको नजिक भइरहेको अवस्था देखिन्छ भनेर नेपालका राजनीतिक विश्लेषक र बुद्धिजीवीले भनेको अवस्था छ। कर्नल साहब, अमेरिकन टास्क फोर्स तो नेपाली फौज में रहा है ना बहुत टाइम तक, 2001 तक रहा है ना, और बार बार कॉन्टेक्स्ट तो है ना अभी भी। तो ये है जो नेपाल को सोचना है कि उनके हित में क्या है। सर, प्रोफेसर सर, हाम्रो एकजना विद्वान हुनुहुन्छ डाक्टर भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद, कानुनविद, नेपालको चर्चित व्यक्तित्व। उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा के भन्नुभयो भने माओवादी विद्रोह, वीरेन्द्रको वंशनाश, मदन भण्डारीको हत्याकै 24 गतिको विध्वंस एउटा श्रृङ्खला हो। 1961 को खम्पा विद्रोहकै निरन्तरता हो। त्यो टिओबीहरूको जुन किसिमले आन्दोलनमा जुन सहभागिता थियो, तपाईले भीमार्जुन आचार्यको अभिव्यक्तिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ? ये मुझे पता नहीं है, ये इंटेलिजेंस का मामला है और मैं नहीं जानता हूं कि इंटेलिजेंस किस हद तक जाती है, लेकिन ये बात सही है कि इंटेलिजेंस का रोल सब जगह रहता है। आदरणीय प्रोफेसर, मैले नेपाली सेनामा 25 वर्ष सेवा गरेँ। मैले नेपालको माओवादी विद्रोहमा म 2 पल्ट घाइते भएँ। मलाई लेबनानमा मैले हजबुल्लाले मलाई अपहरणै गरेको अवस्था विदेशमा पनि, र नेपाली सेनाको 263 वर्षको इतिहासमा मलाई गर्व छ। मेरो हजुरबुवा सुबेदार, हजुरबुवाको बुवा हलदार भएर भारतको हजुरबुवाले मुसलमान विद्रोह दबाउन आउनुभएको थियो। विश्वयुद्ध दोस्रो बेला मेरो हलदार हजुरबुवा लडेर घाइते हुनुभएको थियो। मलाई नेपाली सेनाप्रति गर्व र माया पनि छ। र सिके राउत भन्ने नेता त चिन्नुहुन्छ होला, उहाँले प्राइम टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा, ऋषि थपलिया पनि तपाईँ राम्रो चिन्नुहुन्छ, नेपाली सेनालाई खारेज गर्नुपर्छ, जसले वीरेन्द्रको आफ्नो राजालाई पनि बचाउन सकेन, सिंहदरबार पनि बचाउन सकेन, शीतल निवास पनि बचाउन सकेन, र यस्तो नेपाली सेनालाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिँदा मेरो मन एकदमै रोयो। तपाईको जुन नेपाली सेना प्रतिको दृष्टिकोण र सिके राउतको अभिव्यक्तिलाई तपाईले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ? नहीं, कोई किसी देश की सेना खत्म नहीं हो सकती, सीधी बात है ये। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि 2002 में ये ज्ञानेंद्र जी ने फौज को बढ़ा दिया था, उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप न हमसे लड़ेंगे ना आप चीन से लड़ेंगे, लड़ना भी नहीं चाहिए। ड्रोन लड़िरहेछ नि सर, तो इसलिए आपको सिक्योरिटी के लिए एक एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, और उसमें गिरजा बाबू ने बाद में आर्म्ड पुलिस ला के रख दिया बीच में उस वक्त। तो अब जब ये अंदर से कोई बहुत बड़ा विद्रोह नहीं हो रहा है, तो फौज को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत तो है।
चीन भी कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, अग्निवीर लगा के यही काम कर रहे हैं ना। अग्निवीर की वजह से आपको और हमारी फौज के बीच में भी करिब वर्षमा 1200 युवाहरू नेपाली भएर भर्ना भएको अवस्था थियो भारतीय सेनामा। प्रॉब्लम है ना। तो ये बैठ के फौज को भी सोचना चाहिए कि क्या हमारी जरूरत है, कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं। विदेश में पीस में बिल्कुल रोल प्ले कीजिए आप, कोई एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और सीके राउत हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन लेता है, वो फौज के लिए भी नहीं, वो मधेश के लिए भी कह रहा था अलग हो जाइए, टूट जाइए, भारत में मिलिए। भारत जब तक सरकारमा बस्नुहुन्छ चुपचाप लाग्नुहुन्छ, सरकारबाट प्रदेशमा बाहिर निक्ले फेरि विखण्डनको मुद्दा ल्याउनुहुन्छ। जो तपाईको राजनीतिज्ञ को कैरेक्टर हो मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। आदरणीय प्रोफेसर सर, जस्तै अहिले नेपालमा आत्मदाहहरू भएको युवाहरूले गरेको देखिहाल्नुभयो तपाईँले। 3 जना युवाहरूको त मृत्यु नै भएको अवस्था छ। राज्यले जुन अशक्त गरिब निमुखा नागरिकलाई नहेरेर धनीमानी हुने खानेलाई मात्रै, धनीमानी हुने खाने त राज्य चाहिँदैन। प्रोफेसर सरलाई त्यो जानकारी नै छ। अब भारतमा पनि यो कक्रोच जनता पार्टी पनि कताबाट अल्गोरिदमबाट निस्केर हिजो त कता कता थलपति विजय पनि आउनुभएको, राहुल गान्धी पनि जानुभएको, अनि दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री केजरीवालले पनि त्यहाँ नेतृत्व लिन गर्न खोज्नु भएको। के यो चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदी सरकार माथि दबाव सिर्जना गर्ने प्रतिपक्षी पार्टीहरू लागेको अवस्था हो? नहीं, तो मोदी सरकार को इनसे पहले ही बात करनी चाहिए थी ना भाई। ये जब से कॉकरोच मामला शुरू हुआ है, इनको हड़ताल को तो 20 दिन हो गए, तो तब तक मोदी सरकार ने क्यों नहीं बात की? उता अनसन बसेर उहाँको स्थिति नाजुक छ। अच्छा, यही नहीं है, मोदी सरकार के लोग इनको गुंडा कहते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अब कह रहे हैं ना कि हाँ नहीं हमें बात करनी चाहिए, तो ये सरकार की नीति जो है वो ठीक नहीं है, उसको सीधा करना चाहिए। आदरणीय प्रोफेसर सर, अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तमा आइसकेको अवस्था छ। यहाँ जस्तो एउटा ज्ञानको खानी, भूराजनीति र सुरक्षा र राजनीतिको जानकार, राजनीति म गर्दिन खालि जानकार हो भनेर त यहाँले स्वीकारिसकेको अवस्था छ। विद्यार्थी हो, विद्यार्थी नै हो, पढ्न आजीवन पढ्नुपर्छ भन्ने यहाँको मान्यता हो। पढेर सिक्नलाई उमेरले छेक्दैन। 8 दशकभन्दा बढी उमेर भइसक्यो, शारीरिक चुस्तता पनि देखियो, अब मानसिक चुस्तता त अब त्यो कहाली लाग्दैछ। हामी जस्तो युवाहरू, हामी आदरणीय प्रोफेसरको उमेरसम्म जीवितै रहने हो कि अहिलेको यो कुपोषण सुपोषण अनेक यस्तो छ। म हजुरलाई आफ्नो चाहिँ यो व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, अब पोतापोतीहरू र साथसाथै हजुरको सुस्वास्थ्य र लामो समय आफ्नो देश भारतको लागि र छिमेकी देश नेपालको प्रगतिको लागि, आर्थिक विकासको लागि, समृद्धिको लागि पनि सोचिदिन हुन आग्रह गर्छु। अन्तमा बालेन्द्र शाहज्यूलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेपालमा रोजगारीको अभिवृद्धि, भूराजनैतिक सन्तुलन, चुस्त डेलिभरी र कानुनी राज्यको पूर्ण पालना गर्नको लागि तपाईले ज्ञान र अनुभवको आधारमा के कस्तो सुझाव दिन चाहन्छौ? यो नै मेरो अन्तिम प्रश्न हो। पहली बात, सबसे पॉलिटिकली स्टेबल रहिए, आपस में अंदर के जो झगड़े हैं उनको खत्म कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जो काबिल लोग हो उनके हाथ में अर्थव्यवस्था और घरेलू व्यवस्था छोड़िए। ये जो लोग जल रहे हैं ना आपस में, घरेलू व्यवस्था है ना, सुकुम्बासी का परेशानी है ना अभी, ये तो हमारे बाहर से किसी ने नहीं किया है। तो ये 2 मसले बड़े होते हैं, एक तो घर की व्यवस्था अंदर की और एक आर्थिक व्यवस्था। अगर आपकी पार्टी अंदर से बिखर रही है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप संगठित रहिए और उसके बाद में आर्थिक प्रगति की तरफ ध्यान लगाइए, जिसमें जो फायदा होता है वो काम कीजिए, और घर की व्यवस्था को, कानून और गरीब लोगों की व्यवस्था को, जो आपने वादे किए हुए उनको निभाइए। हस्, मलाई आदरणीय प्रोफेसर सरले जुन एउटा चाहिँ म खासै सोसियल एक्टिभिस्ट हो सर, म नहीं वो वेलकम। मिडिया पर्सन चाहिँ नभए तापनि मेरो मुद्दा उठाउनको लागि मैले सहकारी पीडित 14 लाख लगायत मिटर ब्याज पीडित लघु दुर्गा प्रसाद उठाए र म पनि त्यस्तै दुखी गरिब र पीडितहरूको मुद्दा उठाउनको लागि नै यो मिडियाबाट सजिलो हुन्छ भनेर नै म लागेको हो। यहाँले जुन मलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि म सरलाई हृदयदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। फिर आइए, बार बार आइए,
और नेपाल को मेरी सद्भावना और मेरा नमस्कार कहिए। हस् हस् प्रोफेसर सर, एकदमै मलाई धेरै धेरै खुसी लाग्यो, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। धन्यवाद।